आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पीटीएसडी क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है और उसके कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि पीटीएसडी की हेतुकी क्या है, इटियोलॉजी ऑफ पीटीएसडी, यानी कौन कौन से वो प्रमुख कारक हैं जो पीटीएसडी के उत्पन्न होने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्य रूप से 3 कारक या 4 कारक होते हैं जो किसी भी मनोवैज्ञानिक विकृति के उत्पन्न होने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसमें आपका पहला है यहाँ पर जैविक कारक, दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और लास्ट है आपका सोशल फैक्टर्स सामाजिक कारक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैविक कारकों के बारे में, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ये देखा गया है कि जब भी पर्सन के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो उसके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न करती है, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है और अचानक भूकंप आ जाता है, तो इससे क्या हो रहा है, उस पर्सन के अंदर एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो पर्सन में एक रासायनिक तत्व जिसे हम ओपीडायस कहते हैं, ओपीडायस की वृद्धि हो जाती है। और जिससे होता क्या है, तो ओपीडायस का प्रभाव जो है वो एकदम मॉर्फिन की तरह होता है। मतलब इसमें जैसे मॉर्फिन को लेने के बाद क्या होता है कि पर्सन एकदम सुन्न पड़ जाता है, सेंसलेस हो जाता है कई बार। तो वैसे ही जब ओपीडायस की वृद्धि हो जाती है तो पर्सन के अंदर सुन्नता या स्तब्धता, नंबिंग देखी जाती है। और आपने लास्ट क्लास में देखा था कि सुन्नता या स्तब्धता, ये सारी चीजें पीटीएसडी के एक प्रमुख लक्षण के रूप में जानी जाती हैं। जैसे एक पर्सन था, उसको अगर पीछे से पिन भी चुभाया जा रहा है या एक सुई चुभाया जा रहा है तो उसको कोई असर ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सेंसलेस हो चुका है। कई बार पर्सन ऐसी सिचुएशन में सेंसलेस हो जाता है, जो कि पीटीएसडी का एक विशेष लक्षण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो पीटीएसडी के उत्पन्न होने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके बाद हम देखें अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, ब्रेसलाउ ने अपने रिसर्च के आधार पर बताया कि यदि कोई बच्चा है और वो बचपन में ही, कम उम्र में ही अपने माता पिता से बिछड़ जाता है या उनके माता पिता का तलाक हो जाता है, इसके साथ साथ और कौन सी चीजें हैं, अगर उस पर्सन में पहले से ही कोई विकृति है, जैसे पेन डिसऑर्डर, दर्द विकृति, या ओसीडी, मतलब ये सारी चीजें पहले से मौजूद हैं, या महिला में अगर मान लीजिए पैनिक अटैक, मानसिक आघात, ऐसी चीजें अगर पहले से उसके साथ हो रही हैं, तब वहां पर पीटीएसडी के भी होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कि अगर उसके अंदर पेन डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी या पैनिक डिसऑर्डर पहले से मौजूद है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन के अंदर पीटीएसडी के होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब वहां पर पीटीएसडी भी उसे हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पीटीएसडी के उत्पन्न होने में।
इसके अलावा यहाँ पर जोन्स और बार्लो ने बताया कि मानसिक आघात उत्पन्न होने के पहले जिन लोगों में मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां अधिक होती हैं उनमें भी पीटीएसडी के लक्षण तेजी से विकसित होते हैं। मतलब अगर पैनिक अटैक उत्पन्न होने से पहले पर्सन के साथ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कि आप पहले के वीडियोस में देख चुके हैं कि कौन कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पीटीएसडी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सामाजिक कारकों की, तो सामाजिक कारकों की भूमिका इसमें काफी अहम बताई गई है और इस फील्ड में जो भी रिसर्च किए गए उसके आधार पर यह कहा गया कि अधिक तीव्र एवं जाने वाली धमकीपूर्ण परिस्थितियों से पीटीएसडी के उत्पन्न होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। मतलब आप सोसाइटी में हैं या कोई पर्सन है उस अपनी समाज में रह रहा है और उसके समाज में कोई दूसरा पर्सन या कोई समूह उसे जान से मारने की धमकी देता है या उसके साथ बहुत बुरा करने की धमकी देता है, तो इस सिचुएशन में भी वो पर्सन उस चीज को याद करके अपने अंदर प्रॉब्लम उत्पन्न कर लेता है। क्योंकि जब उस चीज को याद करता है वो कि मुझे धमकी मिली है, मुझे मार सकते हैं, तो क्या होगा फिर ऐसी जब कंडीशन आती है तो उसके अंदर वहां पर पीटीएसडी के उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ एक और रिसर्च हुआ जिसमें वियतनाम युद्ध से जो सैनिक लौटे, अमेरिका और वियतनाम के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें से जब तो ऐसे सैनिकों को सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। मतलब वहां पर लोगों ने उनको तिरस्कृत किया और जिसकी वजह से उनके अंदर पीटीएसडी के लक्षण तेजी से बनते हुए देखे गए। इसके बाद बात करते हैं पीटीएसडी के उपचार के बारे में। निवारण एवं उपचार, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में इसकी बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि जब भी पर्सन को पैनिक अटैक होता है, मानसिक आघात होता है, या जब उस पर्सन के साथ कोई घटना घटती है, तो जब वो पर्सन के साथ घटना घट रही है तो तुरंत ही पीटीएसडी नहीं विकसित होता है। जैसे मान लीजिए भूकंप आ जाए, तो भूकंप आने के बाद तुरंत तो स्ट्रेस होगा, लेकिन कुछ समय बीत गया, अब वो उस चीज को याद कर रहा है, उस सिचुएशन को याद कर रहा है कि हाँ भूकंप आया था तो ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, तो वहां पे फिर उसके लक्षण विकसित होते हैं। ज्यादातर जो लक्षण होते हैं वो वहां पर देखने को मिलते हैं कुछ समय बाद, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उस घटना के घटने के बाद ही हो जाती है, लेकिन वो बहुत लो लेवल पर होता है जिससे उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, यहाँ पर देखें, बताया जा रहा है कि मानसिक आघात उत्पन्न होने के महीनों या सालों बाद पीटीएसडी का लक्षण विकसित होना प्रारंभ होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर भूकंप या बाढ़ या आग लग जाना या किसी की डेथ हो जाना, तो ऐसी सिचुएशन होने के महीनों बाद या सालों बाद पीटीएसडी के लक्षण विकसित होते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि पैनिक अटैक के कुछ दिन बाद ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे वो उनको बार बार एक्सपीरियंस करता है। मतलब उस सिचुएशन को बार बार वो एक्सपीरियंस करता है, उसको याद आती हैं चीजें, तो कई बार उसको याद आती हैं तो धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, लेकिन अब भी वो उतनी नहीं बढ़ी है कि जिससे हम उसको कह सकें कि ये इतनी भयानक हो गई है कि इसे हम पीटीएसडी के अंतर्गत रखेंगे। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें पीटीएसडी के, और शुरुआत में ही अगर हमें उसके लक्षणों को देखकर पता चल जाता है कि ये लक्षण आगे चलकर पीटीएसडी के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, आगे चलकर ये पीटीएसडी हो सकता है इसके अंदर, तो हम स्टार्टिंग में ही कुछ इमरजेंसी अगर उपाय करते हैं, आपातकालीन उपाय करते हैं, जैसे उसको व्यक्तिगत परामर्श दिया जाए, इंडिविजुअल उसकी काउंसलिंग की जाए, या उसको ग्रुप डिस्कशन
के लिए सजेस्ट किया जाए। तो ऐसे उपाय करने से क्या होता है कि जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, बार बार जो उसको एक्सपीरियंस हो रहा है उस घटना से रिलेटेड जो हादसा हुआ था, तो उसमें धीरे धीरे कमी आ जाती है और वो उनको दोबारा एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर उसके अंदर कोई गंभीर विकार या विकृति नहीं उत्पन्न हो पाती है। तो यहाँ पर पहला जो ट्रीटमेंट निकल के आ रहा है वो क्या है कि उसको उसके लक्षणों को देखा जाए और अगर लग रहा है कि ये लक्षण आगे चलकर पीटीएसडी में बदल सकते हैं तो उसको उसी लेवल पर ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया जाए। इसके बाद अगर हम बात करें मेडिसिन्स की, तो मेडिसिन्स में कुछ एंटी एंजाइटी ड्रग्स तथा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स मतलब चिंता विरोधी औषधियां और विषाद विरोधी औषधियां देने से जो पीटीएसडी के लक्षण हैं उसमें कमी देखी गई। जैसे डेविडसन और उनके जो साथी थे उन्होंने ऐसे रोगियों पर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का इस्तेमाल किया और उनमें 36% रोगी में इनके लक्षणों की कमी होते देखी गई। मतलब बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर हमें इंस्टेंट रिलैक्स चाहिए तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं जो इस फील्ड में विशेषज्ञ हैं, मतलब इस फील्ड की उनके पास स्पेशलिटी है, उन्होंने बहुत से ऐसे पेशेंट देखे हैं पीटीएसडी के, तो उन्होंने कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जिनको फॉलो करके पीटीएसडी की जो लक्षण हैं उनको कम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्लाइंट के साथ एक विश्वसनीय चिकित्सकीय संबंध कायम करना, मतलब जो वो रोगी है जिसको पीटीएसडी की प्रॉब्लम है उसके साथ एक विश्वसनीय, उसके साथ एक रैपो बिल्ड करना, एक विश्वास डेवलप करना कि वो आपके ऊपर विश्वास कर सके, चिकित्सक के ऊपर विश्वास कर सके और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर विश्वास कर सके, तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ साथ मानसिक आघात से निपटने की प्रक्रियाओं के बारे में क्लाइंट को शिक्षा देना, उसे बताना कि जब भी आपको पैनिक अटैक आता है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, उन चीजों के बारे में उसको सिखाना, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें उसकी ट्रेनिंग दिया जाए रोगी को। इसके अलावा कैसे वो जब भी उसको री एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मतलब जैसे एक पर्सन हमने कल डिस्कस किया था कि कोई पर्सन है उसके घर में कोई बीमार है और जब वो उसको गाड़ी से ले जा रहे हैं दिखाने के लिए तो कार में ही उनकी डेथ हो जा रही है। अब वो जब भी पर्सन उस कार के पास जाता है तो उसको फिर वही चीजें याद आने लगती हैं कि इसमें मेरे रिलेटिव की डेथ हुई थी। तो जब ऐसी सिचुएशन वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो वहां पर उसको ये साहस दिलाना कि वो उसको री एक्सपीरियंस तो करे, लेकिन दोबारा एक्सपीरियंस करने पर उसके साथ वो दिक्कतें ना आए। मतलब जैसे अगर उसको वो सिचुएशन याद आ रही है तो याद आते ही उसको एकदम हाथ पैर कांपने ना लगे, उसके साथ प्रॉब्लम ना होने लगे, इस तरीके से उसको समझाना कि वो एक्सपीरियंस याद करने के बाद भी वो पर्सन नॉर्मल ही बना रहे। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्सन के अंदर पीटीएसडी के लक्षणों को कम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और इस वीडियो के साथ ही आपका एंजाइटी डिसऑर्डर का जो यूनिट है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।